बिहार में सबसे अलग और अनूठी संगम नगरी, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जिसका अनूठापन सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब उसी संगम नगरी में दिव्य भव्य महाकुंभ लगने वाला है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार महाकुंभ को लेकर डबल इंजन सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा इंतजाम इस बार महाकुंभ को लेकर किया जा रहा है, जिसकी भव्यता पूरी दुनिया देखेगी। साधु संतों से लेकर हर सनातनी का ध्यान रखते हुए सरकार ने मेगा प्लान बनाया है, जिसकी चर्चा अभी से चारों ओर सुनाई दे रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से भव्य और दिव्य महाकुंभ को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। क्या कुछ इस बार खास होने वाला है, खुद मेला अधिकारी ने बताया है। इस महाकुंभ के मेले को पूर्ण करने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो अफसर लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों के ट्वीट से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक, लेकिन वो काम में जुटे हैं, प्रयास पूरा कर रहे हैं। फिर भी क्या तैयारियां हैं और कितनी मुकम्मल हुई हैं, उनसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विवेक चतुर्वेदी जी, अपर मेला अधिकारी हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं लगातार कि गुंजाइश ये रहे कि कोई कमी न रहे। कल के ट्वीट के बाद राजनीतिक हलचल हुई है, अफसर भी लखनऊ से यहाँ आए हैं और कुछ मीडिया कर्मी भी लखनऊ से यहाँ लौट कर आ गए। तो क्या लगता है कि ये शिकवा शिकायत कुछ बची है? अभी काम किस हद तक पूरा हुआ है, कितनी तैयारियां अभी बाकी है? काम हम लोग अपने तैयारी के पूरी एडवांस स्टेज में है। काम हमारा सभी जो काम है सभी रफ्तार पे अपनी चल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गंगा जी का पानी इस बार थोड़ा सा लेट से छूटा था, इसके बावजूद भी हम लोगों ने संसाधन इन्हांस करके चीज़ों को अपने पटरी पर ला दिया है। जैसे आप पीडब्ल्यूडी विभाग का ही कहें अगर, तो उसमें ज़्यादातर हमारी जो मेजर रोड्स हैं वो कंप्लीशन की ओर हैं। अब वो लोग उसका कैम्बिंग दोनों तरफ और उसके मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं। पॉन्टून पुल में भी लगभग हमारे ज़्यादातर पॉन्टून पुल बन चुके हैं। उसमें से आप देख रहे होंगे करीब 10 से 12 करीब मोटरेबल भी हैं, और 25 तारीख की जो डेडलाइन है, आज भी काफ़ी पॉन्टून पुल मोटरेबल स्थिति में आ जाएंगे। तो मेला हमारा समय से है। जहाँ तक बसावट की बात है, हम लोगों ने इस बार पहले से ही प्री एक्सरसाइज की थी, सभी संस्थाओं से निवेदन किया, उनको आवंटन भी पहले किया है। आप देख सकते हैं अखाड़ा सेक्टर 20 में है, अखाड़े लगभग सब बस चुके हैं, तो अंतिम दौर में है उनकी बसावट का कार्य। इसके अतिरिक्त खाक चौक, डंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा सभी प्रमुख संस्थाएं हमारी आ चुकी हैं, सब बस रहे हैं। शंकराचार्य जी लोग भी आ चुके हैं, सभी के कैंप स्टैब्लिश हो रहे हैं। संस्थाएं जो रोड वार हैं वो भी बस रही हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे विद्युत का हो, चाहे जल निगम का हो, सब अपने समय पे चल रहा है सब पे। और इसके अतिरिक्त जो आवश्यक सुविधाएं हैं जो संस्थाओं को मिलनी है, वो उनकी आवश्यकता अनुसार उनको लगातार दिया जा रहा है। पुरानी वाली एज सच उनको दे दी गई है जो उनके पास है। और इसके अतिरिक्त जो नई संस्थाएं आ रही हैं हमारी, उनको भी हम लोग देते जा रहे हैं संस्थाओं को, उनको भी बसावट कर रहे हैं। प्रयागवाल एक प्रमुख घटक है, उसको हम लोग विगत 6 दिनों से उनका वितरण का कार्य चल रहा है, और वो भी लगभग हम आज से कल में 1-2 दिन में वो भी वितरण कर लेंगे। तो मेले की बसावट का कार्य काफ़ी हद तक हम लोग 31 दिसंबर तक, जैसा कि डेडलाइन है हमारी, वो हम पूरा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसके मूवमेंट और उसके सौंदर्यीकरण इन सब चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। एक और बात कही जा रही है कि कुंभ की सबसे जो बड़ी रीढ़ होती है, बिजली, पानी, सड़क, इन तीनों चीजों पर कितना फोकस है? क्योंकि कुछ बात अखाड़ा परिषद से भी बात हुई, कुछ लोगों से बात हुई, उनका कहना सिर्फ 7-8 घंटे बिजली आ रही है। सड़क की बात जो कहा जाए तो कुछ फिश प्लेटें हट जाती हैं बार बार रास्ते में, उनको भी नहीं कोई देखने आता। तो इस तरीके की समस्याएं बेसिक हैं, इन्हें कैसे बदलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप जहाँ तक चेकर प्लेट्स की बात कर रहे हैं, तो चेकर प्लेट की रोड का मेंटेनेंस भी साइमल्टेनियस चलता रहता है। आप देख रहे होंगे किसी भी रोड पे आप जाएं, प्रमुख रोड पे आप खुद स्वयं जाके देखें, तो उसमें मेंटेनेंस का काम भी साइमल्टेनियस चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे लेफ्ट छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त राउंड द क्लॉक 24/7 हमारी TPIA की टीम है, थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, प्लस सभी सेक्टर्स के सेक्टर मजिस्ट्रेट्स वहाँ पर तैनात हैं। सर काफ़ी पहले से ही वे मीटिंग में स्पष्ट सबको निर्देश है कि सब लोग वहाँ पर रात्रि में निवास करके वहाँ पर चीज़ें देख रहे हैं, और सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसा कहीं भी अगर कोई समस्या आती है तो उसका तत्काल समाधान हो जाता है। और रही बात बिजली की, जहाँ तक बात है विद्युत विभाग की, तो आप रात्रि में देख सकते हैं। इसमें खुद ही आप, अगर आपको समय मिले तो आप सेक्टर्स में जाएं, आप देखें तो विद्युत की कोई ऐसी दिक्कत कहीं से नहीं है, और न कहीं कोई किसी महात्मा जी लोगों से शिकायत भी आ रही है। कुछ लोगों ने कहा कि हमें सिर्फ रात में ही बिजली मिल रही, दिन में बिजली नहीं आ रही। अभी दिन में सारे काम भी चलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो रात में हम लोग शाम को जो उसका शेड्यूल है, इसका एक फिक्स शेड्यूल होता है, इसका एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। वो जिस तारीख से हम लोगों को पूरे 24 आवर्स को उसको शेड्यूल को फिक्स कर देना होगा, उसी दिन से वो सारी तैयारियां हैं। सभी विद्युत के सबस्टेशन स्टेब्लिश हो गए हैं, लगभग विद्युत की लाइनें खींच चुकी हैं। आज 4 दिन पहले तक करीब 48,000 LED लाइट्स हम लोग लगा चुके थे। टोटल 67,000 का हमारा लक्ष्य है, तो वो अब लगभग समाप्ति की ओर है।
एक सवाल हालांकि आपसे मुफीद नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है। जो ट्वीट हो जाते हैं, जो इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या प्रेशर बढ़ता है अधिकारियों पर, यहाँ काम करने वालों पर? कुछ फोकस बदलता है लोगों का? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग अपना जो हमारी जो प्राथमिकताएँ हैं, सभी संस्थाओं को ईज़ी बसावट देना, वो काम अनवरत जारी है। पॉलिटिकल सभी से सहयोग मिलता है। ऐसा कोई प्रेशर जैसी कोई बात नहीं। एक और सवाल है कि वीवीआईपी मूवमेंट से क्या कुछ बिखराव होता है काम में? जो एक रूटीन प्रोसेस है, उसमें थोड़ी सी स्टॉपेज आते हैं? नहीं, ये तो हमारी प्रक्रिया का अंग है। जो ये हम लोग मेला बसाते हैं, उसमें हमें ये मालूम रहा है और ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, पहले भी होता रहा है, आज भी है कि कभी भी अगर कोई वीआईपी मोमेंट है, उसके लिए हमारा डेडिकेटेड एक ऑपरेशनल मेजर है। वो हम लोग आम जनता को परेशानी ना होने देते हुए उसको सकुशल संपन्न कराते एक हैं। आखिरी अपील आम जनता से क्या करना चाहेंगे कि लोग कैसे आएं, किस तरीके से सुविधा लें और क्या अपने मन में भाव रखें आएं? लोगों का भाव जो सनातन धर्म के प्रति है वो वैसे ही रहेगा, वो तो समर्पित हैं उसके लिए। हम लोग उनको अच्छा एक सुगम यातायात, उनको नहाने की अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छे सर्कुलेटिंग एरिया, अच्छे घाट और वापस उनकी सकुशल वापसी का गंतव्य स्थान और उनके लिए सभी एमिनिटीज़ यहाँ पर, चाहे टॉयलेट्स हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे उनके फूड कोर्ट्स हों, चाहे पुलिस की सुरक्षा हो, सभी क्षेत्र में हम लोग ने चाक-चौबंद व्यवस्था की है और वो आराम से अपने जैसे पूर्व में भी आते रहे हैं और सनातन धर्म का अपने यहाँ पर डुबकी लगाएँ और ससम्मान और सकुशल अपने घर वापस जाएँ। धन्यवाद। ये थे अपर मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी, जिनका साफ कहना है कि कोशिश यही है अधिकारियों की कि अच्छी और सुगम स्नान के साथ वो अपने घर तक वापस जाएं और गंगा के भाव अपने मन में समेटकर वापस अपने गंतव्य की ओर लौटें। और कोशिश फिलहाल सरकार और अधिकारियों की यही नजर आ रही है। वैसे तो हर बार के कुंभ में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जानकर अलग तरह की आध्यात्मिक खुशी मिलती है, लेकिन इस बार के कुंभ में शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम किया गया है। महाकुंभ में इस बार 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन संगम नगरी से ही अब हो सकेंगे, जिसके लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इतना ही नहीं, साधु संतों में भी महाकुंभ को लेकर बेहद उत्साह और जोश दिख रहा है। जब जेएमडी न्यूज ने महाकुंभ में अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष और महामंडलेश्वर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से खास बातचीत की, तो उन्होंने कई चौंकाने वाली बातें भी बताई। कहा जाता है कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, प्रयाग बसने लगा है, संतों का आगमन हो गया है और पूरे प्रयाग में आपको आध्यात्मिक दर्शन दिखने लगा है। हम भी प्रयाग पहुंच चुके हैं और जेएमडी न्यूज की खास पेशकश में लगातार हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपको संतों से मिलाएं, संत किस वजह से प्रयाग आते हैं उसका महात्म्य समझाएं और आपको किस लिए प्रयाग आना है उसके बारे में विस्तार से बताएं। इसी के लिए हम आज प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयाग में हम महाकुंभ में उन संतों के पास हैं जिन संतों की वजह से यह महाकुंभ सजता है। और इस महाकुंभ में आप प्रयाग में गंगा के दर्शन, गंगा के स्नान और अपने आध्यात्मिक दर्शन को और बृहद स्तर पर बढ़ाने के लिए आते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर और अखिल भारतीय संत समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वामी अभयानंद सरस्वती। हम उससे बात करेंगे। स्वामी जी, आपका स्वागत है जेएमडी न्यूज के दर्शकों से। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार प्रयाग का क्या महत्व है, हम प्रयाग क्यों आते हैं और प्रयाग हमारे जीवन दर्शन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें। हरिओम। हम सनातन धर्मावलंबी प्रयाग पर बहुत श्रद्धा रखते हैं, संगम में स्नान करते हैं। किसी समय पर देवता और दैत्यों के बीच में सुलह हो गया था और दोनों ने तय किया भगवान की आज्ञा से कि समुद्र का मंथन करेंगे और जो उसमें से मिलेगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। वहाँ से इसका प्रारंभ होता है। देवता दैत्य मिलकर के मंथन करते हैं और वहाँ निर्णय था कि तब तक मंथन रुकना नहीं है जब तक अमृत न मिल जावे, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है अमृत पाना। विद्या मृत मश्नुते, जब तक अमृत की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए। वो मंथन होता है। वहाँ से अंत में जब अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी जी निकलते हैं, वहीं से एक असुर ने छीन करके भाग खड़ा हुआ वहाँ से अमृत कलश को। उसके पीछे फिर और सारे लोग दौड़ते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं, हम लोगों में बात थी कि आधा आधा बांटेंगे।
उसी छीना झपटी में वो कलश 4 स्थानों पर छलक गया था, भागते भागते नासिक में, उसके बाद उज्जैन में, उसके बाद प्रयागराज में और हरिद्वार में। बाद में फिर वो कलश पहाड़ में स्वयं मोहिनी भगवान ने देवता दैत्यों के बीच में उसका एक विशेष तरीके से निपटारा किया। लेकिन 4 स्थानों पर जो कलश छलके थे वहीं पर आज भी कुंभ का आयोजन होता है, नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार। और इन चारों में से प्रयागराज की जो कुंभ की महिमा है वो कुछ विशेष महत्व रखती है। एक तो यहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों का संगम है। हम तीनों नदियों को कहते हैं कर्म का, भक्ति का और ज्ञान का। जमुना जी हमारी कर्म की प्रतीक हैं, गंगा जी हमारी भक्ति की प्रतीक हैं और सरस्वती माँ ज्ञान की प्रतीक हैं। तीनों नदियों का संगम है। जिसके जीवन में कर्म, भक्ति, ज्ञान तीनों होगा उसको अमृतत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए ये स्थान बहुत विशिष्ट है। वर्ष में एक बार माघ के महीने में यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं। ये प्रतिवर्ष का माघ मेला का समय होता है और 12 वर्ष में एक बार पूर्ण कुंभ लगता है, जिसमें आज का समय 2025 का जो समय चल रहा है ये पूर्ण कुंभ का समय है। इसके पहले 2013 में लगा था। और इस पूर्ण कुंभ में जो बहुत सारे संत लोग एक अलग अलग जगह में साधना करते रहते हैं वो सब यहाँ पर आते हैं। एक महापुरुष एक जगह पर बैठ के जहाँ साधना करता है वो तीर्थ बन जाता है। और जहाँ हजारों की संख्या में महापुरुष बैठ करके ध्यान करें, भजन करें, वो तो महातीर्थ हो जाएगा फिर। तो यहाँ के परमाणुओं में भक्ति का प्रवेश है। यहाँ पर बड़े हनुमान जी, अक्षय वट, संगम का स्नान, संतों का दर्शन, संतों का सानिध्य और यहाँ संतों के साथ में विचार विमर्श होता है, शास्त्रार्थ होते हैं, सत्संग का आयोजन होता रहता है। उसमें से समाज को एक दिशा मिलती है, हमारे समाज को क्या करना चाहिए। आज के समय में जैसे बहुत ज़रूरी है समाज को कुछ दिशाएं देने के लिए। समाज के सामने समस्याएं हैं, लव जिहाद की समस्या है, हमारे समाज में खाने पीने में शुद्धि नहीं रह गई उसकी समस्या है, भोजन में शुद्धि नहीं, क्योंकि हमारे वेद भगवान ने कहा आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, भोजन में शुद्धि होगी तो जीवन शुद्ध होगा। हमारे यहाँ पर बहुत सारी उन सारे विषयों पे संत लोग बैठ कर के विचार करते हैं, समाज को दिशा देने का एक प्रयास करते हैं। इसलिए प्रयाग का कुंभ धर्म की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से और राजनीति की भी दृष्टि से एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन का काम करता है, एक दिशा देता है। हम सभी को आह्वान करते हैं कि सभी सुनने वाले प्रयाग कुंभ में आओ, स्नान करो, यहाँ संतों का दर्शन करो, दान पुण्य करो, सेवा करो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, बढ़िया बनाओ। संत समाज यहाँ आ चुका है, लोगों का आना शुरू है। अगले 13 जनवरी से इसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और जो व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, कह रही है कि जब तक पहले जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनसे सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। क्या संत समाज इस बात को मानता है कि व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त हैं और जो तैयारियां दिख रही हैं वो एकदम पूरी हो चुकी हैं और अब आने वाले जो समय बचा है उसमें सब एकदम दुरुस्त हो जाएगा? देखिए, ऐसा है ना कि प्रशासन हमारा एक मुखिया के जैसे है। हालांकि मेला तैयारी को लेकर एक और जहां साधु संत गदगद हैं, आम जन भी सरकार की तैयारियां देखकर खुश हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी अपने मन की बात को जेएमडी न्यूज पर रखा है। साथ ही आतंकी पन्नू ने जो धमकी दी है उस पर बड़ी बात कही है। सुनिए क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश की महाकुंभ नगर यानी प्रयागराज में महाकुंभ का पदार्पण हो चुका है, संतों का आगमन हो गया है और ये धरती इस वक्त प्रयागराज, जिसको महाकुंभ नगर के रूप से जाना जा रहा है, वहाँ संतों ने अपनी धूनी रमा ली है। तमाम संत यहाँ आ चुके हैं। प्रयाग में महाकुंभ की जो मुख्य जड़ और जो रीढ़ कही जाती है वो महाकुंभ के संत ही होते हैं और उन संतों में भी वह शीर्ष संत जिनके नेतृत्व में पूरा महाकुंभ अपने आचमन को पूरी तरीके से माँ गंगा के समीप ले जाता है और माँ गंगा के चरणों में अपना
त्याग, तपस्या सब अर्पण करता है और वहां से नई ऊर्जा समेटकर पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर जाकर आम जन के हितों के लिए, सामाजिक हितों के लिए अपने जो त्याग की तपस्या है उसे पूरा करता है। कुछ प्रयाग में संतों की जो भूमि है वहां पर कुछ संत आ भी चुके हैं और इसी बीच हम जेएमडी न्यूज की टीम लगातार प्रयागराज में घूम रही है और वहां संतों से बात कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार संतों को लेकर जो भ्रांतियां रहती हैं, जो संतों को लेकर अपवाद पैदा करने की कोशिश की जाती है, उन पर अखाड़ा परिषद के लोगों का क्या मत रहता है और आखिरकार महाकुंभ को लेकर जो आस्था लोगों के मन में है वो कैसे आगे बढ़े। महाराज जी, जेएमडी न्यूज पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत सबसे बड़ी बात यह है, आपका एक जानकारी आम जन के लिए भी जरूरी है, आखिरकार अखाड़ा क्या है और अखाड़े की भूमिका क्या है महाकुंभ में, और जो महाकुंभ है वो अखाड़े ही चलाते हैं ये ऐसा माना जाता है। सरकार और जो आम जन है वो उसमें सहयोगी हो सकते हैं। तो क्या कहना है महाकुंभ में अखाड़ों की भूमिका को लेकर, क्या है अखाड़े? अखाड़े आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने जब दिग्विजय अभियान चलाया तो उस समय जो लोग शास्त्रों की भाषा को नहीं समझते थे उनको शस्त्र से समझाने के लिए एक युवा वर्ग के सन्यासियों की नई टीम तैयार की गई। ब्राह्मण और क्षत्रियों के बालकों को शंकराचार्य ने भिक्षा में लिया और उनको संन्यास दिया और उसके बाद अभियान पूरा हुआ। 4 मठों की स्थापना हुई चारों दिशाओं में और जब शंकराचार्य जी का कैलाशवास हुआ केदारनाथ में, उसके बाद अखाड़ों के जो ग्रुप थे अलग अलग मठों में भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते थे। तो उसके कालांतर में कुछ ऐसे योग्य सन्यासी थे जिनको एक आवश्यकता पड़ी कि इस संगठन को अखंड किया जाए। अखंड शब्द से अपभ्रंश होकर के अखाड़ा शब्द बना है। तो उसकी एक स्थापना हुई, उनके हेडक्वार्टर बनाए गए, उनकी शाखाओं के जहाँ जहाँ पूरे भारत के अनेकों राज्यों में। तो उसी का एक प्रतिरूप है अखाड़े। अखाड़ों का मूल काम होता है धर्म, समाज, राष्ट्र सेवा, गौ सेवा, वेद विद्यालय चलाना, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसका शमन करवाना, जो भी कोई व्यक्ति सनातन धर्म के अनुसार आचरण व्यवहार नहीं करता उसको दंडित करना, यही अखाड़ों की मूल भूमिका रही है। जहाँ तक कुंभ मेले का प्रश्न है, कुंभ में क्योंकि अखाड़ों की भूमिका इसलिए ज़्यादा है कि महर्षि भागीरथ ने जब गंगा जी को तपस्या करके पृथ्वी पर लाए तो भगवान विष्णु से जब आज्ञा लिया गंगा जी ने कि प्रभु आप मुझे मृत्युलोक में भेज रहे हैं और वहाँ रहने वाले जितने भी पुरुष हैं, जीव हैं, वो मुझे अपवित्र करेंगे, मेरी पवित्रता शुद्धता कैसे कायम रहेगी। तो महर्षि भागीरथ जी ने भगवान विष्णु को और माँ गंगा को ये प्रतिज्ञा करके वचन दिया था कि मैं स्वयं और मेरे साथ रहने वाले सन्यासी और आने वाली मेरी कुल की पीढ़ियों में जो सन्यास परंपरा में सन्यासी रहेंगे वो 12 वर्ष की तपस्या का तेज आपके चरणों में समाहित करेंगे, जिससे आपकी पवित्रता और निर्मलता हमेशा बनी रहेगी। तो ये नागा सन्यासी जो भस्म धारण करके जाते हैं ये अपनी तपस्या का अंश गंगा के चरणों में समर्पित करते हैं, जिससे गंगा पवित्र रहती है। और वैज्ञानिक विधि से भी अगर हम देखते हैं तो अगर भस्म को हम एक कीटाणु युक्त पानी में डालते हैं तो वो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो भस्म अपने आप में गंगा को पवित्र करती है। दूसरा, उन महात्माओं की तपस्या का तेज, उनकी श्रद्धा, उनका भाव और साथ में जो सदगृहस्थ जो हमारे यहाँ रहते हैं, आते हैं, उन सब की भावना और श्रद्धा। उस समय गंगा जी को अगर वैज्ञानिक विधि से परीक्षण किया जाए तो उस 2 दिन का जो 1 दिन का जो स्नान का समय रहता है, गंगा जी में ऑक्सीजन की मात्रा 10 से 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, नहीं तो प्रदूषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुंभ का जो महत्व है वो बहुत ही विहंगम है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। समुद्र मंथन के टाइम जो अमृत निकला उसका जो कलश लेकर देव और दानवों में युद्ध हुआ, उस कलश की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, जिसमें एक प्रयागराज है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम, महर्षि भारद्वाज की तपोभूमि जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, दूसरा हरिद्वार जहाँ गंगा जी मैदान से स्टार्ट करती हैं अपना प्रवाह पहाड़ को छोड़ करके, और तीसरा जो है उज्जैन अवंतिकापुरी जहाँ भगवान महाकालेश्वर की नगरी क्षिप्रा नदी, चौथा गोदावरी का जो उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक में। इस प्रकार से 4 जगह ये बूंदें गिरी जहाँ 4 जगह कुंभ का आयोजन होता है। और ये कुंभ की जो गणना है ये ज्योतिषीय गणना के आधार पर जब सूर्य मकर राशि में आता है और बृहस्पति जब वृषभ राशि में रहते हैं तो उस समय जो है प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। तो ये प्राचीन काल से परंपरा, आने वाले 10,000 साल बाद कुंभ कब होगा, अगर आज हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ज्योतिषीय गणना से हम अगर गणित निकालें तो उसका कैलकुलेशन आज निकल जाएगा। किस नक्षत्र किस मुहूर्त में स्नान होगा। तो वर्तमान में जो महाकुंभ आ रहा है जिसका प्रथम स्नान 14 जनवरी को है, और इस बार क्योंकि माघ मेला पूरा कुंभ में ही रहेगा, और जो मुख्य स्नान है मौनी अमावस्या का, जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में रहेंगे और बृहस्पति वृषभ राशि में, तो ये अपने आप में कुंभ का एक ऐतिहासिक महत्व है। जेएमडी चैनल के जितने श्रोता हैं, जितने दर्शक हैं, उन सबको श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और सभी संत समाज की ओर से मैं
भूरी प्रशंसा करता हूँ इस चैनल को देखने के लिए, और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि कायिक, मानसिक और वाचिक रूप से आप कुंभ का दर्शन अवश्य करें। अगर आप पंचभौतिक शरीर से यहाँ नहीं आए तो इस चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के चैनल के माध्यम से उसका आप दर्शन करें। वहाँ से भी बैठ के अगर आप प्रार्थना करेंगे तो माँ गंगा उसको स्वीकार करेगी, संतों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। महाराज जी, एक और प्रश्न है, थोड़ा सा राजनीतिक जरूर है। इस वक्त प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक संत समाज से आते हैं और योगी हैं। उनके आचरण को इस बार पूरे संत समाज ने बड़े व्यापक रूप में स्वीकार किया और कहा कि योगी जी जो चाहते हैं, जैसा महाकुंभ चाहते हैं, इस बार वैसा महाकुंभ हो रहा है। तो क्या वाकई में योगी जी ने इस महाकुंभ को वृहद रूप दे दिया है? क्योंकि इसका एक हमारे समाज में नियम है परीक्षण। किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किसी सिस्टम का परीक्षण करना, तो एक बार परीक्षण करने के बाद उसमें निरंतरता आती है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में सन 2019 में अर्ध कुंभ हुआ था, और वो ऐसा कुंभ मैंने भी 89 से मैं ये कुंभ देख रहा हूँ प्रयागराज का। ऐसा कुंभ, इतनी स्वच्छता, इतनी व्यवस्था कभी नहीं। और इस बार तो उन्होंने पूरा जी जान लगा रखा है। हर हफ्ते लगभग वो प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। हालांकि इस बीच मेला तैयारी को लेकर सरकारी प्रक्रिया पिछली बार से इस बार कितनी अलग है, इस बारे में जब जेएमडी न्यूज के स्टेट हेड ने महाकुंभ में आए भक्तों से बात की तो उन्होंने अपने दिल की बात को कैमरे पर बताया। मेला प्राधिकरण के दफ्तर में लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं अफसर किस व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, लेकिन कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो लगातार सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम पंडित कुंज बिहारी भगत जी है। मैं हिला समाज कल्याण संघ का व्यवस्थापक हूँ कैंप का। क्या, किस लिए, किस कारण से यहाँ आए हैं और क्या चाह रहे हैं? मेरी समस्या ये है कि मेरे कैंप को पहले 12 नंबर किया गया था। मैंने दयानंद जी से नोट किया तो उन्होंने 24 किया। 24 में आपको विवेक सर से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए कुछ सामान दिए, और आज जो मूलभूत सामान है उनके लिए मैंने आज इनसे अनुरोध किया। क्या सामान मांगते हैं आप लोग? क्या दिया सरकार ने? सरकार की तो इतनी सुविधाएं हैं कि वो पूरी तरह से किसी संस्था को दे ही नहीं पा रहे हैं। संस्था ही हमारे महामंडलेश्वर शंकराचार्य और साधु संत आ रहे हैं दूर दराज से, पूरे देश से हमने आमंत्रित किया है, और उनको कहाँ जमीन में बैठा लेंगे। दरी है, तखत है, ये है क्या बोलते हैं, मेज है, कुर्सी है, ये सब नहीं, मूलभूत चीज नहीं दे पा रहे हैं। टेंट भी नहीं, बाड़ा काट दिया मेरा 100 बाई 200 का बाड़ा 40 बाई 80 का कर दिया। यह अनुरोध करने पे भी ये समस्या बन रही है। क्या नाम है दादा? क्या नाम है आपका? श्रीनिवास रामानुजाचार्य। क्या समस्या है? हमारी संस्था पूर्व से लगा करती है यहाँ पर, लेकिन जो सुविधा पर्ची है ऑर्डर होने के बाद भी वो क्रमानुसार नहीं दी जा रही है। जो कुछ लोग पकड़ वाले हैं, पहुँच वाले हैं, उनको वो सुविधा पर्ची दे दी जा रही है। कुछ नई संस्थाओं के लिए, जिनके लिए ये कहा गया कि 25 तारीख के बाद इनको जमीन दी जाएगी, उनकी भी पर्चियां निकल रही हैं। और जो लोग बहुत पुराने हैं, 19 में भी लगी थी हमारी संस्था, वर्ष का जो 12 वर्षों के पहले कुंभ का जो अवसर आया था उसमें भी लगी हुई थी। अब हम पर्ची के लिए 12 तारीख से निरंतर दौड़ रहे हैं, यहाँ है वहाँ है, कोई ठीक ढंग से बता भी नहीं सकता है कि हाँ आपकी पर्ची यहाँ मिल जाएगी, आप इस क्रिया से, इस प्रकार से प्रक्रिया करिए, यानी कि बताने वाले भी लोग नहीं हैं। हम लोग तीर्थ पुरोहित पंडा, तीर्थ पुरोहित जो यहाँ का मेला का बसाने वाला, आज वो अपेक्षित है। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि तीर्थ को बसाने वाला तीर्थ पुरोहित, और तीर्थ पुरोहित आज दर दर के ठोकरे खा रहा है सिर्फ हमारे लोगों के विघटन के वजह से। हम लोगों को जमीन एकदम 12 नंबर, 13 नंबर और 11 नंबर, 9 नंबर, जो कि अवस्थाएं उतनी वहां पर रहेगी। आने वाले समय में मान लीजिए 5 तारीख को ये लोग चले जाएंगे बाबुआ साधु महात्मा, 5 फरवरी के बाद में बसंत पंचमी करके जो लोग कल्पवास करते हैं, बुजुर्ग लोग जो लोग कल्पवास करते हैं, उनको उनके दिल से पूछेगा अगर वहाँ कोई चोरी हो गया, कोई समस्या हो गया, उसके लिए नहीं ध्यान दे रहे। जितने भी संस्थाएं हैं, नई संस्थाएं हैं, मूलभूत सबको लोगों को लेकर के और उसको दिया जा रहा है। और योगी जी से हमारा यही निवेदन है कि सनातन धर्म की रक्षा करते हुए तीर्थ पुरोहित को भी अवहेलना न किया जाए। हम लोगों को भी कहीं न कहीं बीच रास्ते में जगह दिया जाए। हम लोगों को बिल्कुल कहीं 6 नंबर दे रहे हैं, कहीं 7 नंबर दे रहे हैं। हमारा नाम रामबली महाराज है। समस्या है? समस्या है कि मैं सन 2009 से यहाँ की व्यवस्था देख रहा हूँ। उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर को सूचित करना चाहिए कि अधिकारी अवेलेबल रहते नहीं, उन्हीं की अनुपस्थिति के कारण सारी समस्याएं आ रही हैं।
क्यों, कहाँ चले जाते हैं अधिकारी सारे? जब कहीं कोई 9-10 बजे रात में आइए, कोई कहते हैं 12:30 बजे तक बैठते हैं और 12 बजे हाँ, तक गया। तब भी नहीं मिलते। देख लीजिए यहाँ की अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल रही है। तो ऐसी स्थिति में माघ मेले में, कुंभ मेले में से सुविधा देने के लिए अगर अलाउ हो तो दीजिए, नहीं तो जो पूर्व में हम लोगों को जमीनें उपलब्ध है उसको दे दीजिए, तो हम अपना प्रक्रिया तो शुरू करें। मतलब अभी जमीनें आप लोगों को नहीं मिल पाई? नहीं मिल पाई है। तो आवंटन की प्रक्रिया, लोगों को मिलने की समस्या, अफसरों के बैठने की समस्या, समस्याओं के इस दौर में महाकुंभ की तैयारी पूरी तरीके से कोशिश ही हो रही है कि हो जाए, और सरकार के अफसर भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की समस्याएं पूरी करें। लेकिन वो समस्याएं कैसे पूरी होंगी ये अधिकारियों को समझना होगा, और जल्द से जल्द जो 31 तारीख की डेडलाइन है उससे पहले सभी काम दुरुस्त करने होंगे, तभी ये महाकुंभ को पूर्णतया पूरा किया जा सकेगा। सुना आपने, कुछ लोग इस प्रक्रिया से नाराज तो हैं, लेकिन सरकार ने ये सब उनकी भलाई के लिए किया है, ऐसा खुद मेला अधिकारी का भी कहना है। वहीं अखिलेश ने जिन तैयारियों को लेकर सरकार पर तंज कसा है उसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दरअसल अखिलेश ने सरकार को अधूरी तैयारियों को लेकर घेरा है, जिसके बाद जब मौके पर जेएमडी न्यूज गया तो उसने काफी बारीकियों को समझा। यहाँ तक कि सरकार के आदेश के बाद अब खुद अधिकारी भी फील्ड पर दौड़ लगा रहे हैं और सारी तैयारियों को देख रहे हैं। देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में इस वक्त प्रशासनिक भवन में क्या हालात हैं। समाजवादी पार्टी के ट्वीट के बाद लगातार प्रशासनिक अमला जमीन पर दिखाई दे रहा है। हालांकि जो दावे कर रही है सरकार, उसमें कई अधिकारी ऐसे हैं, जिसमें विजय किरण आनंद भी हैं, उनके दफ्तर के ठीक बाहर खड़े हैं। उनके कमरे में फिलहाल दरवाजा नहीं है, अंदर कोई फिलहाल नहीं है, और कई ऐसे कमरे हैं जिनमें अधिकारी इस वक्त कमरों में नहीं है, फील्ड पर दिखाई दे रहे हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं कि अब जो मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से निर्देश मिले हैं कि लगातार काम में जुटने की जो बात कही जा रही थी, अब वो शायद अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद दिख भी रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल देर रात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद अधिकारियों में भी तेजी दिखने लगी है, और कई बार ये कोशिश की जा रही है कि जो कामकाज बताया जा रहा है कि बहुत तेजी है, उसको खुद भी अधिकारी परख लें और जमीन पर देख लें। तो फिलहाल इन कमरों में अधिकारी नहीं है, और लगातार हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से एक के बाद एक अधिकारियों के कमरे हैं और जिनमें लगातार ताले नजर आ रहे हैं, कुछ तो अधिकारी यहाँ पर नहीं है। जैसे ये कमरा है, कांक्षा राणा है, आईएएस है, ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी कुंभ मेला, उनके कमरे में भी ताला लगा हुआ है। उसके बगल में एक कमरा है दयानंद प्रसाद अपर मेला अधिकारी, उनके भी कमरे में सिटकनी चढ़ी हुई है, यहाँ वो मौजूद नहीं है। अक्सर जो कहा जाता है कि अफसर फील्ड पर ज़्यादा रहते हैं और यहाँ कम रहते हैं, तो लगातार ये कोशिश करने की कोशिश हो रही है कि जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी अफसर हैं, वो फील्ड पर ज़्यादा रहें। तो फिलहाल अभी ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग गायब भी हैं और कुछ लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो फील्ड पर हैं, लेकिन लोग यहाँ पर अब भी इस बात के लिए बार बार कह रहे हैं कि अफसर अपने कमरों में नहीं बैठ रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ में विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, प्रयागराज।